गुरुजी, जब साधक की एक बार डुबकी लगती है, माने अ, उसको एक नथिंगनेस का रियलाइजेशन होता है और वो वननेस फील होती है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसको उसके बाद उसकी कैसी साधना होनी चाहिए, और ज़रूरी तो नहीं है वो किसी को बताए या शेयर करे। आई थिंक उसकी जो डीपेस्ट लेयर ऑफ सबकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, वो उन सबको पता लगने में टाइम लगता है, या जब डुबकी लगती है वो पूरा अवेयर हो जाता है और वो जो अवेयरनेस है उसके साथ हमेशा रहती है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किसी को कोई वो डुबकी लगी का अर्थ है कि हैपनिंग हुई है ना, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन या हैपनिंग ऑफ नथिंगनेस, ऐसा कुछ यदि होता है तो हैपनिंग ऑफ नथिंगनेस वही उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो हैपनिंग ऑफ नथिंगनेस जैसी होगी और उसके बाद में वह जब उससे बाहर आता है, ठीक है ना, बाहर आता है तो वह व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता और ठीक वही व्यक्ति नहीं हो सकता। उसकी क्वालिटीज़ बदल चुकी होंगी, उसकी क्वालिटीज़ बदल चुकी होंगी। वह वैसा व्यक्ति दोबारा नहीं ढूंढा जा सकता और उसका फिर उस लेवल तक पतन फिर कभी नहीं हो सकता, उतना वापस कभी नहीं गिरेगा। वो कुछ ना कुछ अपर लेयर उसकी बन चुकी होगी, वो अपग्रेड हो चुका होगा वह, है ना, साधना की दिशा में। और अब जो उसकी पूरी प्रायोरिटीज़ और पूरी ज़िंदगी ही बदल चुकी होगी, उसके जीने का ढंग, सोचने का ढंग, उसकी प्रायोरिटीज़ सब कुछ चेंज हो जाएगी और हर डुबकी जो है उसके जीवन को बदलेगी, उसकी प्रायोरिटीज़ को चेंज करेगी। ऐसा होता है। तो अब वह जो है जब भी ऐसा घटेगा तो ऐसा घटेगा का अर्थ है कि प्रायोरिटीज़ बदल रही है, मतलब पूरा अपडेट हो गया ना। जितने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स है उसमें कुछ पैटर्न्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तभी तो वो हुआ ना। जो हैकिंग्स है वो हैकिंग्स कम हो जाएगी, मतलब उनकी जो पैटर्न्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनकी ताकत कम हो गई और कॉन्शियस माइंड जो कुछ ना कुछ बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ ना, कॉन्शियस माइंड का परसेंटेज बढ़ गया और सबकॉन्शियस माइंड का परसेंटेज जो है वो कम हो गया। और उसके बाद में एक घटना और ये घटी कि जो है सबकॉन्शियस माइंड जो पैटर्न है उनकी ताकत घट गई, है ना। राइट विजडम है, राइट विजडम उनकी ताकत को घटा देगी। उनकी ताकत कैसे घटती है? राइट विजडम का अर्थ है कि वह उनको एनर्जी देना कम कर दी, फीडिंग कम कर देती है। राइट इंटेलिजेंस जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न की फीडिंग कम कर देती है, और फीडिंग जो है एनर्जी की फीडिंग है, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो हैं वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, और हमारी बीइंग जो हमारी सोल है, जो हमारा होना है, वह भी क्या है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम जो है बड़ी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है वो छोटी छोटी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, और हम जो फ्लो हैं, मेजर फ्लो है फॉर्म ऑफ एनर्जी के, वह हमारी बीइंग जो है वह उसे फीड कर रही है। किसे फीड कर रही है? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को फीड कर रही है। लगातार हम फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं है, वह कोई वस्तु नहीं है जो कहीं पे रखी है और रखी रहेगी। वह कोई वस्तु नहीं है, कोई थिंग्स नहीं है, वह कोई थिंग्स नहीं है। वह जो है सिर्फ पैटर्न्स हैं, एनर्जी के पैटर्न्स है, फॉर्म है। अब यदि उनकी फीडिंग बंद हो गई तो एनर्जी उनको रिड्यूस होती चली जाएगी, डिस्चार्ज होते चल जाएंगे। आज की भाषा में ना, चार्ज और डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज होते जाएंगे और डिस्चार्ज होते होते वो डेड हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो यही कि उनकी फीडिंग बंद करनी चाहिए। जब फीडिंग बंद होती है तब वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। जैसे कोई दिया होता है, दिया जब बुझने वाला होता है तो एक अंतिम बार जो है एक छोटा सा दिया बड़ी लंबी भभक मारता है, बड़ी तेज भभक मारता है बुझने के पहले। तो ऐसे ही जो ये है, ये क्या करेगा, वो जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं उनकी फीडिंग बंद हो गई, इनको हमने फीड करना बंद कर दिया है। तो जब वह डिज़ॉल्व होने के करीब करीब होगा तो पूरी जितनी एनर्जी बची होगी उसके साथ में पूरी ताकत लगाएगा कि वह स्प्रेड हो जाएगा पूरे कॉन्शियस माइंड पे और हैक करने की कोशिश करेगा। हैक का अर्थ होता है कि वह जो उस फीडिंग जो एनर्जी बह रही है उसको पकड़ के सक करना। भाई कॉन्शियस माइंड को हैक कर रहा है कोई पैटर्न, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि कॉन्शियस माइंड में जो भी एनर्जी फ्लोट है उस फ्लोट को वह जो है उसको हैक कर रहा है, उसको हैक करके जो है वह पी रहा है, उसको सक कर रहा है ना, अपने आप को फीड कर रहा है उसके। और तब अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बड़ा है, मतलब जो हमारी एनर्जी का फ्लो है वो बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। यदि कोई ज़ॉम्बीज़ है, मतलब
ज़ॉम्बीज़ मतलब जो आजकल का टेक्नोलॉजिकल युवा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस से भरा हुआ है, ऑपरेटेड है, उसको हर कोई ऑपरेट कर रहा है, मीडिया ऑपरेट कर रहा है, बहुत सारे ऐप ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ये ऑपरेट कर रहा है, वो हर कोई ऑपरेट कर रहा है उससे, और वो ऑपरेट हो रहा है ना। और उसको भ्रम भी दिया जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, है ना। तो स्मार्ट है वो, तो वो उसका क्या होगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड जब बहुत बड़ा है और उसको जो है उसको जो है जब उसको फीडिंग मिलती रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक उतनी फीडिंग मिलती है, उतना परसेंटेज उसको मिल जाता है ना। हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो बह रही है, तो वह जो है माइंड के थ्रू ही बहेगी। जो हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो बहती है, तो उसका वे जो है उसकी टनल जो है वो क्या है, माइंड है। उस टनल से ही वो एनर्जी जा रही है। तो वो एनर्जी जो जा रही है तो उसमें डुअलिटी आ गई, दो पार्ट हो गए, है ना, बीच में डिवाइडेशन आ गया। तो डिवाइडेशन आ गया तो सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो एनर्जी ज़्यादा ले जा रही है, और छोटा सा ऐसा किसको जा रहा है, उसमें छोटा सा पार्ट है वो जा रहा है कॉन्शियस माइंड को, है ना। तो अब यही करना है, पूरी साधना यही है कि जो है हमें ग्लिम्स मिल जाए। ग्लिम्स मिलने के बाद जब लौटते हैं तो वह जो है कॉन्शियस माइंड की नली जो है बड़ी हो गई, उसका पार्ट बड़ा, उसकी शेयरिंग बड़ी हो गई, वो बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो ये हैक करके जो है सारे पैटर्न हैक करके जो है वो उसको शक करना चाहते हैं। उसको शक करने के लिए क्या करते हैं, वो पहला कोई भी किसी भी किस्म का पैटर्न है तो किसी न किसी चक्रा से वो रिलेटेड है ना। जैसे भय घृणा से रिलेटेड है तो वो स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र से, है ना, नेवल चक्र से, उससे अपना कनेक्टेड होगा। कोई अपना प्रेम या कुछ ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो वो हार्ट से रिलेटेड होगा। तो हर चक्र से रिलेटेड है ना। कोई भी ऐसी घटना घट रही है, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस है, कोई भी ऐसा पैटर्न है, तो वह किसी न किसी उससे रिलेटेड है, चक्रा से रिलेटेड है। तो वो जो ब्रीथ को जो है, ब्रीथ जब कोई हैक कर रहा है तो हैक करने के पहले वो पहले ब्रीथ को हैक करेगा। उस ब्रीथ को जो है नाभि तक नहीं जाने देगा, गहरे नीचे तक नहीं जाने देगा, उसको जो है उस पॉइंट तक ले जाएगा जिस पॉइंट से वह उसकी एनर्जी को सक कर सकता है, वो उस एनर्जी को सक कर सकता है। तो ब्रीथ उथली रहती है। जो काम क्रोध मद लोभ मोह दम्भ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मासर गणा भय अहम, जिससे भी भरा हुआ हो, जिस भी विकार को जी रहा हो, जिस भी पैटर्न को जी रहा हो, तो उस पैटर्न के हिसाब से वह जो पॉइंट है वहाँ तक ब्रीथ को ले जाया जाएगा हैक करके, और वहाँ से उसकी एनर्जी को सक कर लिया जाएगा, है ना। इसको प्राण बोलते हैं। तो प्राण ये एनर्जी और वह एनर्जी, उस सारी एनर्जी को वहाँ से वो सक कर लेगा, और सक करने के बाद वह ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो पूरा ऑपरेट करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हमें हैक करते हैं और ऑपरेट करते हैं, ये समझना पड़ेगा। हमें हैक करते हैं और ऑपरेट करते हैं, तो इनकी हैकिंग को तोड़ना है ताकि हमें ऑपरेट ना कर सकें। तो हैकिंग को तोड़ने के लिए यही ब्रीथ के थ्रू वो करते हैं। इसलिए हम ब्रीथ के थ्रू जो है, हम कहते हैं ना कि विधि हमने दी है, उस विधि को अब अलग से ले आएंगे, अलग अलग जगह चर्चाएं करिए, उसकी पूरी एक कंप्लीट विधि हमने कहा है कुछ लोगों को कि उस पर एक्सरसाइज करें, और सब जगह से इस बारे में जो हमने कहा है तो उसका एक अलग से विधि बना के ला दी जाए। क्योंकि होता क्या है कि हम कहते हैं कि जब भी ख्याल आए, स्ट्रेस है, कुछ है, एंग्जाइटी, मतलब हमें लग रहा है हम हैक हैं ऐसे, जैसे हम पता चलता है हम स्ट्रेस से भरे हुए कुछ भी है, तो पहला काम है एक्सेल, जहाँ हो वहीं से एक्सेल, विदाउट एनी मेंटल प्रिपरेशन। मतलब फुल एक्सेल कभी नहीं करना है, जहाँ से ख्याल आए वहीं से एक्सेल करना है। एक्सेल करने के पहले इनहेल बिल्कुल नहीं करना है, उस इनहेल को कंप्लीट नहीं करना है, उस इनहेल को बिल्कुल कंप्लीट नहीं करना है। याद आया और तुरंत एक्सेल हो जाना चाहिए विदाउट एनी टाइम गैप, क्योंकि टाइम आ गया तो फिर मन आ गया, क्योंकि मन क्या है, समय है, समय क्या है, मन है ना। माइंड जो है वही समय है, समय ही माइंड है ना। तो इल्यूजन है, दोनों इल्यूजन है, मतलब एक ही है, इसलिए तो इल्यूजन है ना। टाइम फैक्टर जो है ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, टाइम और डेथ, है ना। ये जो है अपना दे और अपना स्पेस, ये जो ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन ये तब भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जिस्ट नहीं है तब भी अपना इनका काम चल रहा है। यही माया है कि जो जिसकी सत्ता नहीं है, भ्रमात्मक सत्ता है, इल्यूजनरी जो बींग्स हैं, जो भी इल्यूजनरी सत्ता है, वह अपना काम कर रही है, वो ताकतवर है। यही तो माया है ना, कि वह है नहीं और है की तरह काम कर रही है और ऑपरेट भी कर रही है। तो साधना में करना यही है
कि ये जो हैकिंग है, हैकिंग को हमें समझना है कि हैकिंग कैसे होती है और उस हैकिंग को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो हैकिंग्स को हम तोड़ देंगे तो फिर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न भी फिर हम धीरे धीरे डिजॉल्व करते चले जाएंगे। उसमें रिलीविंग होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है, हमने कहा कि वो दिया ऐसे भपका मारता है, वैसे ही जो है जब कोई पैटर्न है वह मरते मरते जो है डिजॉल्व होते होते पूरी तरह से कोशिश करता है एक बार हैक करने की। और उस समय यदि हम तटस्थ भाव में हैं, राइट विटनेस हैं, हम जो है उसके साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, उसको हम एसोसिएट नहीं होंगे उसके साथ में, उस पर हम कोई डिसीजन नहीं देंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उस पर एनालाइज नहीं करेंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अकर्ता की भावदशा में होंगे, तो फिर जो है उसकी फीडिंग नहीं हो पाएगी उस समय में, लेकिन उसको रिलीविंग होगी। वो पैटर्न जो है उससे संबंधित कोई घटना है, कुछ है, पूरी तरह से रिलीव होगी। और वह पैटर्न बना क्यों? क्योंकि उस समय हमने ठीक से रिलीव नहीं किया था, किसी कर्म को ठीक से रिलीव नहीं किया था, या किसी घटना को ठीक से रिलीव नहीं किया था, सॉरी, ठीक से जिया नहीं था, ठीक से जिया नहीं था। ठीक से नहीं जीने के कारण वह अपना जो है सबकॉन्शियस माइंड में अपना एक इम्प्रिंट बनकर वह स्टोर हो गई, इम्प्रिंट बन गया, स्टोर हो गई। अब जो है यदि उसको उस समय होता है तो हम राइट रिलीविंग कर रहे हैं, मतलब उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट वॉच एज इट इज़, जैसा का तैसा हम उसे जान रहे हैं, तब जो है वो राइट रिलीविंग होगी। और जैसी राइट रिलीविंग होगी तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। हमने उसको फीड तो किया नहीं और राइट रिलीविंग भी कर ली तो डिजॉल्व होगा। और उसका जो पैटर्न बना हुआ है, जो उसकी जो रेखाएं खींची हुई हैं, जो इम्प्रिंट एनर्जी तो उस सर्कल में बह रही थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो बना है ना, कुछ देर तक तो काम करेगा ना। जैसे कोई पानी की धारा कहीं बह गई कहीं पर फर्श में, है ना, और जो है फिर सूख गई। अब जो है दूसरा पानी यदि उसकी शुरुआत में उस जगह पे वापस डालो तो बिल्कुल वो जो उसकी पूरी सूखी हुई रेखाएं है ना, वहीं पानी जाएगा। यदि उतना ही पानी डाला जाए, ज़्यादा न डाला जाए, तो वहीं जाएगा, दूसरी दिशा में नहीं जाएगा, उसी को फॉलो करेगा। तो वह जो है उसको फिर फॉलो करना वह बंद कर देगा। यदि जो है हमने उसको फीड करना बंद कर दिया और समता के भाव से, राइट विटनेसिंग से उसे रिलीव कर लिया, तो वह जो है वो डिजॉल्व हो गया। जो उसकी रेखाएं और स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर भी डिजॉल्व हो गया, पूरे प्रिंट डिजॉल्व हो गए। वह एनर्जी के जो सर्कल बने थे, सर्कल भी डिजॉल्व हो गया, और उसका जो बैकग्राउंड था वह भी डिजॉल्व हो गया। तो वह पूरे जैसे ही डिजॉल्व हो गया तो फिर खेल खत्म हो गया उस संस्कार का, उससे हम मुक्त हो गए। तो ऐसे जितने भी संस्कार हैं जो हमें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ने दिए हैं, घटनाओं ने दिए हैं, जीवन की घटनाओं ने दिए हैं, ठीक से जिया नहीं गया उनने दिए हैं, तो वो सब जो है धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वो समता के भाव से ही डिजॉल्व होते हैं। तो सारी विधियाँ इसलिए ज़रूरी हैं, क्लिनजिंग की विधियाँ इसलिए हमने ज़्यादा दी हैं कि क्लिनजिंग करो, क्लिनजिंग करो, क्लिनजिंग करो, क्योंकि वो ऑपरेट कर देते हैं। वो थोड़े दिन इधर उधर रहोगे तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो? क्योंकि वापस हैकिंग हो गई है ना, उससे संबंधित हैकिंग हो रही है। वो हमें ऑपरेट करने, कभी उल्टा करा रहे, सीधा कर रहे, हैकिंग हो रही है। अब जो हैकिंग करने वालों को ही डिजॉल्व कर दो, सारे डिजॉल्व हो गए, सारे पैटर्न डिजॉल्व हो गए, तो कौन हैक करेगा? फिर तो हम कॉन्शियस हो गए, मुक्त हो गए। मुक्त हो गए मतलब हम हैकिंग से मुक्त हो गए ना। मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब है हैकिंग से मुक्ति। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स जो हमें हैक करते हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो हमें हैक करती हैं, अब उनकी ताकत नहीं रही कि हमें हैक कर सके, हमें ऑपरेट कर सके। दुनिया की कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें हैक नहीं कर पाएगी। और बाय द वे ऐसा भी होगा कि व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे। भाई मनी क्या है? एक यूटिलिटी है ना, एक यूटिलिटी, मास हिप्नोटिज्म है ना। भाई अभी कागज है, कागज तो फिर एक अखबार ले जाओ ना, बड़ा सा पेपर, न्यूज़पेपर ले जाओ, उसको बोलो कि मैं इतना बड़ा कागज दे रहा हूँ, दुकानदार को कहना तो उतने से कागज पे इतना सामान देता है, या इतना बड़ा कागज दे रहा हूँ तो मेरे को सब सामान दे दे, इतना बड़ा न्यूज़पेपर दे रहा हूँ। हाँ, तो छोटा कागज का टुकड़ा लेता है, उस पर 500 लिखा रहता है तो इतना देता है, तो मैं तो इतना बड़ा कागज दे रहा हूँ, है ना। उस पर कुछ लिखना है तो मैं लिख देता हूँ ना, मैं 5 करोड़ लिख देता हूँ पेन से, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को दे, सब सामान दे। बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं उसी कागज के टुकड़े पे दूंगा, इस कागज के टुकड़े पे नहीं दूंगा। तो ये जो है इस प्रकार से ये स्ट्रीम्स व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे। तो व्यवहारिक सत्य को फिर अभिनय पूर्वक जिया जाना चाहिए, है ना। भाई नियम कायदे कानून है, राष्ट्र, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको उसके बीच में ही तो रहना है ना। वो एक्चुअल तो नहीं है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन तब भी वो काम तो करते हैं। काम करते हैं तो फिर उसको उस तरीके से अभिनय पूर्वक, मतलब हमें जो है एक्टिंग करके उसको जीना है। उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इंटरनली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक सत्य है, वो हमें पता है कि हमें जो है ज़बरदस्ती के पंगे नहीं लेने हैं।
तो फिर हमें जो है उसको हम उतना ही करेंगे जिससे वो काम निकल जाए, है ना। हम उससे खेलेंगे, वो हमसे नहीं खेलेगा, हम उसके साथ खेलेंगे, एक्टिंग के द्वारा, अभिनय के द्वारा हम उसे प्ले करेंगे। हम फुटबॉल नहीं बनेंगे, हम उसको फुटबॉल बनाएंगे। हम जो है अब हम प्लेयर बनेंगे, उसको फुटबॉल। अभी क्या है कि वो सब प्लेयर हैं और हम फुटबॉल हैं, और अब करना क्या है कि हमको प्लेयर बनना है, बाकी सबको फुटबॉल बनाना है। अपने यूज़ के हिसाब से उसको ऑपरेट करेंगे। हमें ऑपरेट करना है, ऑपरेट होना नहीं है, हमें ऑपरेट करना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन है? इसी से रिलेटेड गुरुजी, जैसे अगर एक कोई कॉन्शियस इंसान है, वो मल्टीपल सबकॉन्शियस जिनका ज़्यादा हैक हुआ है उन लोगों के साथ रहे, क्योंकि मिलके उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ना, और फिर वो ओवर पार करने की कोशिश करते हैं कॉन्शियस बीइंग को। तो जो कॉन्शियस बीइंग होता है, एक बार तो उसको एक झटका लगता है, मतलब एक तो अनईजीनेस भी फील होती है उनके अराउंड। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे वो स्टक हैं, वो बाहर नहीं निकल सकता, और ऑल्दो क्योंकि वो कॉन्शियस है, उसकी प्रेजेंस इतनी होती है कि वो दूसरे वाले को भी करती है एक हद तक इम्पैक्ट। बट कई बार ऐसा होता है कि वो ओवर पार इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि कॉन्शियस अपने आप को ही, कॉन्शियस बीइंग अपने आप को और हर चीज़ को डाउट भी करता है ना। और आप जो कह रहे हो कि एक बार वो आग भभकती है, तो ये जो डिप्रेशंस और ये जो एकदम से स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये आते हैं, वो आई थिंक साधना की वजह से, मतलब कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है इसलिए आ रहे हैं। और हाँ जी, मतलब यही था कि हाँ, साधक के जीवन में से बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं कि वह भी डिप्रेशन में जाता है। क्यों? क्योंकि वह जिसके आसपास में जो लोग हैं उनकी बातें नहीं समझ पाते। तो साधक शुरुआत में सोचता है कि मैं अपने मित्रों को समझा लूँ कि देखो यह झूठ है, ऐसा है, समझ जाओ। और मित्र समझने के लिए तैयार नहीं है, उसकी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। अब जो है परिवार वालों को समझाता है तो परिवार वालों की टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं है। और बहुत सारे लोग साधना की नौटंकी करते हैं, थोड़ी थोड़ी साधना की नौटंकी करते, साधना करते नहीं है लेकिन साधना की बातें करते हैं। तो अब लगता है कि यार ये आदमी जो है नौटंकीबाज है, मतलब साधना की बातें करता है, इसके जीवन में साधना है नहीं, है ना। वह इंटेलिजेंस ही नहीं है इसके पास में, रियल इंटेलिजेंस है ही नहीं। तो अब जो है इनके बीच में हम कैसे रहें? अब रहना इन्हीं के बीच में, है ना। इसलिए दो तीन बातें हैं इसमें। एक बात तो यह है कि इसीलिए जैसे रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, ये सब क्या है कि ऐसे बीइंग्स जो हैं, जो कि थोड़े कॉन्शियस हैं, जो कि साधक हैं, ये आपस में एक साथ रहें। तो उस संघ की एनर्जी में वो ज़्यादा बड़ी डुबकी लगा लें, ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लें, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर उनके बीच में जा कर के रह आएंगे और इन्फ्लुएंस कम होंगे। और जो है यह भी धीरे धीरे, हम व्यवहारिक सत्य की बात हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, और व्यवहारिक सत्य से भागना नहीं, क्योंकि उससे भागा जा ही नहीं सकता, रहना उन्हीं के बीच में पड़ेगा। कहीं भी भागोगे व्यवहारिक सत्य तो पीछा करेगा ही करेगा, तो उससे भागना क्यों है? उसके साथ खेलो, उसके साथ प्ले करो। तो हम प्ले करना सिखाते हैं, साथ में हम प्ले करना भी सिखाते हैं कि कैसे उनके साथ प्ले किया जाए। अब एक बात यह है कि जो हमारी साधना संबंधी चीज़ों को समझ ही नहीं सकता, उसको समझाना क्यों चाहिए? सबसे बड़ी गलती साधक की क्या है कि सबको समझाना चाहता है। बिल्कुल नहीं समझाना, दूसरों को नहीं समझाना है। अभी तो हमें खुद ही समझना है, अपनी डुबकी लगाना है ना। तो पहले हम अपने को समझ लें, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरों के सामने ऐसे रहें जैसे कि हम संसारिक व्यक्ति हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। अब उनको लगेगा कि ये कुछ अलग पाथ पे जा रहा है, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस दिख रहा है ज़्यादा, तो उनको दिक्कत होती है कि हम पीछे रह गए और ये आगे जा रहा है। टांग खींचो वाला सिस्टम रहता है ना, इसका टांग खींचो, इसकी उसको डिस्टर्ब करो। तब जो है यदि हम अभिनय पूर्वक रहेंगे, है ना, इवन कभी हम जब अकेले रहते हैं, हमारे साथ रहोगी तो पागल हो जाओगी। क्यों? क्योंकि कोई बातें करता है पॉलिटिक्स की तो हम उसको पॉलिटिक्स की ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। कोई बात करता है धंधे की तो हम उसको धंधा समझाते हैं, धंधा कैसे करना चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी करते धंधा, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। और जो है कोई अपना वो बात करता है कि ये राष्ट्र का, दुनिया का ऐसा होना चाहिए, तो बताए दुनिया का ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उसको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसे और हमसे बढ़िया अपडेटेड हैं ये तो, जबकि हम वो हैपनिंग में जी रहे होते हैं और प्रति संवेदन में जी रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो ऐसी चीज़ें हमारी घटती रहती है। तो उनको, बाकी लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं होता? क्योंकि हम उनके खिलाफ दिखते ही नहीं है। और हम कब साधना करते हैं, गांव वाले से पूछे तो बोले हमने तो उनको कभी साधना करते देखा ही नहीं। है ना, जब भी रहे हों, पुराने समय में भी जब हम साधना करते भी रहे हों, बचपन में भी हम साधना करते थे, हमारे परिवार वालों को नहीं पता कि हम साधना करते रहे।
हमारे गांव वालों को नहीं पता हमने साधना, जंगलों में जा कर के हम साधना करते थे और अपना आ जाते थे, बस बोलते थे अरे पागल लड़का है, जंगल जाता है, कहाँ घुस जाता है पता नहीं, बाद में निकल के आ जाता है। क्या करने जाते बोले इवनिंग वॉक करते हैं। इतनी लंबी इवनिंग वॉक की जाती है, अब क्या करें बोले, हमारी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इतनी इवनिंग वॉक करो, उसके बाद खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो जंगल में क्या करते, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वहाँ बैठ के साधना करें। जंगल में कौन देखने आएगा कि हम क्या वहाँ बैठ के साधना करें, कि घने जंगल में, है ना, जहाँ इंसान होता ही नहीं है, पशु पक्षी और जानवर होते हैं। तो पशु पक्षी जानवर को तो कोई ऐतराज़ नहीं था, वो तो हमारे पास आके बैठ जाते थे, उनको भी मज़ा आता था। अब इंसान वहाँ पे आता नहीं है, अरे वहाँ जानवर है, वहाँ टाइगर है, वहाँ फलाना है ढिकाना है, तो इंसान वहाँ घुसता नहीं था और हम वहाँ पे अपना आराम से साधना करते रहे। तो इस प्रकार से किया जाता है कि साधना जो करो, साधना दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि अपनी साधना जो है वो छुप के हो और दूसरों को ऐसा ही शो किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाए कि हाँ जब बोले हाँ ठीक है, उनको अटपटी बात नहीं लगना चाहिए, तो वो डिस्टर्ब करेगा नहीं, है ना। बिल्कुल स्वार्थी, यदि स्वार्थी नहीं बनोगे तो साधक हो ही नहीं सकते। साधक को परम स्वार्थी होना चाहिए, परम स्वार्थी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। स्वार्थी का कर्म बनता ही नहीं, वो स्वार्थ को जानने के निकल रहा है, उसकी टॉप प्रायोरिटी है स्व के अर्थ को जानना। स्वार्थी का मतलब स्व का अर्थ, सेल्फ बीइंग को जानना, स्व अर्थ को जानना, सेल्फ बीइंग, सेल्फ रियलाइजेशन को जानना, स्व अर्थ, स्वार्थी। स्वार्थी यानी जो स्वार्थी हो जाएगा वो एनलाइटनमेंट हो गया। जिसने स्व के अर्थ को जान लिया वो एनलाइटनमेंट है। तो स्व के अर्थ को जानने के लिए इस प्रकार का करना ही पड़ता है, और जब वह हो जाएगा तब वह जो है दूसरों का भला कर पाएगा। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने दूसरों का भला करना है, नहीं कर सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल। दूसरों का भला कभी कोई नहीं कर सकता। दूसरों का भला वही कर सकता है जो एनलाइटेंड है, जो स्वार्थी है, जिसका स्वार्थ घट चुका है, जो स्व के अर्थ को जान चुका है, वही परमार्थ कर सकता है। जिसको खुद का ही पता नहीं हो दूसरे का क्या भला करेगा, वो भला भी करेगा तो उल्टा हो जाएगा। और जो है जो अब स्व के अर्थ को जान चुका है, किसी के साथ उल्टा भी करेगा तो उसका भला ही होने वाला है आगे। इसलिए गुरु कभी किसी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, खूब नौटंकी करते हैं, तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी को कंडेम करते हैं, कुछ करते हैं, तब उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई बदलाव आता है और बाद में कभी किसी सालों के बाद में उनको समझ में आता है वो सब हुआ था तो वो तो बड़ा बेनिफिशियल था, उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं हमारे जीवन में घटता ही नहीं। उन्होंने क्यों किया? अब कोई शिष्य है, उसको गुरु को लग रहा है कि ये इस क्लास का नहीं है, वो किसी निचली क्लास का धोखे से यहाँ आ गया। अभी उसका जो है उसका रेजोनेंस किसी निचली क्लास के गुरु के साथ होना चाहिए, तो वह जो ऐसा नौटंकी करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि उसको भगा देगा, कुछ ऐसा करेगा कि उसे समझ में ही ना आए। फिर वो जो दूसरा गुरु ढूंढेगा, दूसरा गुरु जो नीचे के तल का होगा और वो तल अभी उसका तल है, फिर उसके साथ वो जिएगा, उसके साथ जिएगा और फिर वहाँ धीरे 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 ऊपर करके अपना फिर ऊपर उठेगा। यदि अपर लेवल के गुरु के पास यदि कोई पहुंच गया, उसकी योग्यता भी नहीं है, वह उसकी पात्रता नहीं है, तो गुरु कुछ ऐसी नौटंकी करेगा कि उसको छोड़ के भाग जाए और दूसरा गुरु कर ले। हाँ, अगर वो वहां तक पहुंचा तो ठीक है, वो इसलिए पहुंच गया कि पिछले जन्मों के कुछ रहे हैं कि वो थोड़ा लेन देन बचा है, उस हिसाब से आ गया। पिछला कुछ छोटा मोटा लेन देन बचा होगा, उस हिसाब से आ गया। कुछ छोटी मोटी चीजें वहां से गेन भी की उसने, ऐसा नहीं कि गेन नहीं किया, गेन बराबर किया। वो उस गुरु को तो नहीं पी सकता पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पिएगा ही, और कुछ ना कुछ तो अपना जो है उसमें विकास होगा ही होगा। इतना विकास हो गया, अब समझ में आ गया कि अब इसका यहाँ से विकास होने वाला नहीं है, अब इसको वापस नीचे के तल पे जाना पड़ेगा, नीचे के तल की बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो फिर वो धक्का मारेगा जा किसी नीचे वाले गुरु के पास, जा वहाँ जी, वहाँ फिर से जी, और फिर जो है फिर स्टेप बाय स्टेप फिर ऊपर की तल पे आ। इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। और कोई क्वेश्चन है? साधक को बहुत सारी चीज़ें समझने की है, सब सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जब तक वो समझेगा नहीं बात बनेगी नहीं। हाँ, स्व अर्थ, स्व का अर्थ तो जानना ही पड़ेगा ना। स्व का अर्थ जानने बगैर साधना क्या है? स्व का अर्थ जानना ही साधना है। स्व का जैसे प्यार है तो आपको कुछ जैसे मुझे ऐसे लगता था कि अगर कोई मेरे साथ है और तो वो उसके लिए मैं वो प्रेजेंस बन सकूं, या फिर उसकी जितनी हेल्प हो सकती, अगर वो मुझसे पूछता है वैसी उसको आंसर कर सकूं। लेकिन कई बार वो पॉसिबल नहीं होता। आई थिंक फिर हमें अपनी प्रायोरिटी साधना ही बनानी चाहिए।
वही होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यह फलाने से प्रेम हो गया, है ना, यह हो गया, अब यह जो है इनके माध्यम से जो है इनको हम ऐसी हेल्प करेंगे और इनसे हमको हेल्प मिलेगी और इससे हमारी ग्रोथ होगी। ग्रोथ ऐसे नहीं होती। ग्रोथ जो होगी, हालांकि वह भी लेसन्स, कुछ ना कुछ तो लेसन्स वहाँ छिपे हुए हैं और सारे लेसन्स काम आएंगे। हर घटना में लेसन छुपा हुआ है। ज़िंदगी में जो कुछ घट रहा है सब लेसन है और सब लेसन जो है हमें ऊपर उठाने के लिए ही है, कहीं ना कहीं काम आएगा, व्यर्थ कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है फिर भी यह समझना पड़ता है कि जो राइट लेसन्स है वह गुरु के पास ही, सदगुरु के पास ही मिलेंगे, है ना। राइट लेसन्स वहीं, और वहीं पर जो है जो सदगुरु जो देगा वही जो है हमें जो एक बड़ा चेंज जो हमें आना है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चेंज बोलेंगे, ऐसा चेंज जो हमें पूरी तरह से बदल दे, है ना, वह चेंज जो है, हाँ जो भी डायनामिक चेंज आना है या परिपूर्ण जो परिवर्तन आना है वह, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, तो राइट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सदगुरु के साथ में ही आ सकती है। इसलिए जो है, और वो जो छोटे तलों पर कोशिश की जाती है तो वो फेल हो जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। दो भिखारी मिल करके बोलते हैं कि एक वो मुझे कुछ दे दे, वो मुझे कुछ दे दे, और क्या हो जाएंगे कि करोड़पति हो जाएंगे, है ना। एक दूसरे से जो भीख उनके पास इकट्ठी है वो दे भी देंगे तो भिखारी ही रहेंगे, करोड़पति या अरबपति तो नहीं हो सकते ना। तो उसके लिए जो है ये परम धन है। परम धन के लिए जिसके पास परम धन है वहीं जाना पड़ेगा ना, वहीं से परम धन होगा, वहीं रूपांतरण होगा, वहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। गुरुजी, जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को ना एक अपने मम्मी पापा का डेट पे करना है, क्योंकि वो इतनी उनकी इच्छा है मेरी शादी की, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या, वैसे तो वो अच्छा ही चाहते हैं, हर माँ बाप अच्छा चाहते हैं, बट कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गई हूँ उनसे, या वो मेरा एक डेट है जो मुझे पे करना है। फिर ऐसा भी लगता है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, तो आप ओपन रहो और कुछ रिएक्ट मत करो, जो भी आपसे कराया जाएगा वो हो जाएगा। या फिर आपको स्ट्रांगली अपनी साधना को देखते हुए इसके विरोध में थोड़ा स्टैंड लेना होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत सारी यंग जनरेशन इससे जूझ रही है। ऐसे ये करोड़ों बच्चे हैं अभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो इसमें फंसे हुए हैं कि मैरिज जो है, समाज चाहता है, परिवार चाहता है कि मैरिज हो, मैरिज हो, मैरिज हो, तो मैरिज करना ज़रूरी है क्या, है ना। और अपना जो है माँ बाप ने इतना कुछ किया है तो वो बदले में चाह रहे हैं, तो क्या अब ये जो है ये डेट पे करने के लिए मैरिज करना ज़रूरी है क्या। अरे डेट पे करने के लिए माँ बाप को प्यार देना ज़रूरी है, उनकी केयर करनी ज़रूरी है। हालांकि वो अपना उनका सुई का कांटा वहाँ अटका हुआ है, वहाँ अटका ही रहेगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस सिस्टम से प्रभावित है। पूरा दुनिया कहती है कि अरे बच्ची जवान हो गई, उसकी शादी होनी चाहिए, लड़का जवान हो गया, इसकी शादी होनी चाहिए, अब तो शादी हो ही जानी चाहिए, हो ही जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है ना एक क्या, कौन सा नककटा संप्रदाय, ऐसा कोई कभी हुआ ना कभी, कि भैया जो है नाक अपना जो है किसी की कट गई तो फिर जो है अपना लोग उसको नकटा करके चिढ़ाने लगे, है ना, नकटा करके चिढ़ाने लगे कि नाक कट गई है। तो उसने कहा कि अरे नाक ऐसे नहीं कटी, ये जो है मैंने किसी परम गुरु हिमालयन योगी ने नाक काटी, उसके मुझे आत्मज्ञान हो गया, तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं योगी हूँ, ये योग की निशानी है। तो जो है अपना फिर लोग प्रभावित होने लग गए। फिर बोले नहीं नहीं साबित करो, ये करो करो। बोले साबित कैसे करो, तुम जब तुम्हारी नाक कटेगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो इस इन्फ्लुएंस में कोई आ गया तो उसने उसकी नाक काट दी। और नाक काटने के बाद में अपना वो थोड़ा वो हुआ, और उसके बाद परमात्मा तो मिला नहीं, एनलाइटनमेंट तो मिला नहीं। तो उसने कहा कि अब बोल दे, तेरे को नहीं मिला तो लोग तेरे को चिढ़ाएंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, या तो तू मेरे जैसा बोल कि मैं तो एनलाइटेंड हूँ, अब मुझे तो आत्मज्ञान हो गया। तो उसने ही बोलना चालू कर दिया, तो कह रहे अब इसको इसका भी कटा, ये भी बोल रहा है, तो फिर तीसरे ने कटवाया, तो फिर ऐसा नकटों का एक संप्रदाय खड़ा हो गया, है ना। 150-200 इकट्ठे हो गए और जो है लोग उनकी पूजा करने लग गए कि नहीं ये सही बोलते हैं, इतने सारे हैं और अपना नाक कटने से हो जाता है। तो जिसकी हिम्मत होती है वो नाक कटवा लेता है, तो वो भी अपना यही बोलने लगता है। झूठ कैसे बोले, सच कैसे बोले, सच बोलेगा तो क्या होगा, दुनिया बोलेगी तुम बेवकूफ़ हो, तुमने नाक कटवा लिया, नाक कटवाने से कोई परमात्मा मिलता है ना। तो वैसी इन्फ्लुएंस सिस्टम वाली बात है एक्चुअली। एग्जाम्पल हमने उसमें लिया, एग्जाम्पल कभी परिपूर्ण नहीं होते हैं।
तो समाज कहता है कि भाई शादी शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि खा के पछताओ। अरे खा के पछताओगे तो पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। न खा के पछताओगे तो कम से कम साधना तो रहेगी जीवन में, है कि नहीं। साधना तो कर पाओगे। और वहाँ जाने के बाद में कई बार वहाँ भी साधना हो जाती है, लेकिन वो साधना वो बड़ी शर्तों वाली साधना होती है। ऐसा नहीं वैसा नहीं, यह देखना है वह देखना है, उसमें बहुत सारी शर्तें रहती है ना। तो वो तो खुद ही तय करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है। टॉप प्रायोरिटी क्या है तो उसमें ये कितनी बाधा होगी, कितना क्या होगा। बहुत सारे लोगों से मिलो जो साधक रहे हैं, उन्होंने शादी कर ली, शादी करने के बाद 5-7 साल 10 साल बिता चुके हैं, और वो फर्स्ट बार में तो वही बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल सही हुआ हमारे साथ, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन उनसे दोस्ती बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, धीरे 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 कभी तो सच उगलेगा। जब सच उगले तब पकड़ लेना, है कि नहीं। तब पकड़ लेना कि क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। तो वो तो खुद को ही देखना पड़ेगा। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे कोई साधक है वो मतलब शादी से होता तो ये भी है ना कि वो एक अपनी गर्भ जैसे है वो दे रहा है अगर एग्जिस्टेंस को, कि कुछ अच्छी सोल्स या बर्थ लें उसके थ्रू, तो वो भी तो एक, क्या वो एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ाना मतलब एक अपना कर्म पूरा करने को जैसा देखा जा सकता है, या फिर वो साधना से पीछे हटना ही हुआ इन द सेंस कि आप कम कर रहे थे और आप और बढ़ा रहे हो अपना इन्वॉल्वमेंट दुनिया में, तो कैसे देखा जाएगा उसे। तो जो बहुत गहरा साधक है जिसकी टॉप प्रायोरिटी है वो तो किसी भी बाधा को आने नहीं देगा, ठीक है ना। यदि उसे समझ आ गई है तो किसी को नहीं आने देगा। और किसी को ऐसा लगता है तो ठीक है ऐसा कर ले। अब उसकी कीमत में ये हो सकता है कि उसका एनलाइटनमेंट टल भी सकता है और नहीं भी टल सकता है। अब माँ आनंदमयी हुई हैं, तो माँ आनंदमयी के माँ बाप ने कहा कि भाई जो है बेटा शादी करनी है, बोले ठीक है कर दो। उन्होंने कर ली, लेकिन उनकी साधना चलती रही और तो वो एनलाइटेंड हुई। और वो उनकी स्टोरी तो सबको पता ही है फिर माँ आनंदमयी की, है ना। 1800 कुछ में उनका जन्म हुआ था ढाका के पास में। एक माँ बाप उनके ऋषि परिवार था, तो उनका कहना था कि हमारा तो ऋषि परिवार है, मतलब ऋषि जो है गृहस्थ होते रहे ना, तो वो ऋषियों की बस्ती थी और ऋषि माता पिता की वो संतान रही। तो उन्होंने अपना शादी कर ली। तो फिर वो जो है बाद में तो ऐसा हुआ कि उनके पति भी जो है वो साधक हो गए, है ना, भोलानाथ जी, वो भी साधक हो गए और उन्हीं के शिष्य बने, अपनी पत्नी के शिष्य बन गए, है ना। तो वैसा भी होता है, लेकिन ऐसा हर बार घटेगा जरूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो अपना खिलाफत में हो और जो है साधना करने के लिए छूट न दे, कहीं आने जाने छूट न दे। ऐसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहती है कि हम साधना में आना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम रिट्रीट में आना चाहते हैं, परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे जो है सैकड़ों महिलाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो हम यही मैसेज करती हैं, हमें आना है, छटपटा रहे हैं। निकल जा सकते हैं ना इससे, हाँ, अगर ऐसा कुछ हो तो। नहीं निकल कैसे जाए, वो परिवार में इतना ज़्यादा विरोध है। अब वो जो ऐसी महिलाएं हैं जो गृहस्थ है और कोई जॉब वॉब में नहीं, गृहिणी है ना। अब वो बाहर जाएंगे तो उनको पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा। बाहर चाहिए उन्हें टिकट करनी है ना, उन्हें नहीं आता टिकट करते, कौन करके देगा, पैसा कहाँ से लाएंगे, और फिर अपना वापस लौटने पे परेशानी होगी। आजकल की महिलाएं, ये जो पुरानी भाई बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी तो है ना जो अभी इतनी स्मार्ट नहीं है और वो सब कुछ नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी है ना। अब आजकल कुछ महिलाएं हैं वो अपना कन्विंस कर भी लेती है, लेकिन बहुत सारी स्मार्ट महिलाएं भी वो भी नहीं कर पाती हैं। वो उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऐसे भी हमें फ़ोन आते हैं। हाँ, तो मतलब ये हमें अपने भीतर देखना है कि हमारे टाइप क्या है। हमारा टाइप ऐसा है, यदि हम मैरिज की तरफ घूम फिर के रुझान है, तब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि माँ बाप के लिए ज़रूरी है, गर्व के लिए ज़रूरी है, फलाने के लिए ज़रूरी है। मतलब भीतर सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ अट्रैक्शन बना हुआ है कि नहीं इस लाइफ को जी कर देखना है और वो करना है। तो ये सब अपने भीतर ढूंढना है, हमारे भीतर ही सब निकल जाएगा। सारा जो हिसाब किताब है ना हमारे भीतर में, तो भीतर जाना है और ढूंढना है। उसे हमने ढूंढ लिया तब वहाँ उसका आंसर मिलेगा। यदि उसे जीने की इच्छा है तो फिर जी लिया जाए। एक ऐसा लड्डू है जिसको जो खाने वाला भी पछताता है, नहीं खाने वाला भी पछताता है, तो खा के पछताओ। जब खा के पछताने का मन है तो खा के पछताओ, है ना। न खा के पछताने से अच्छा है खा के पछता लो, है ना। और कोई क्वेश्चन है?
तो बताया गुरुजी मुझे। हाँ, बट अब करना क्या है, इस पैटर्न को कैसे डिसॉल्व करना है? वो तो खुद को भीतर उतरना पड़ेगा, खुद के इस पैटर्न को डिजॉल्व करने खुद के भीतर उतरना पड़ेगा, खुद को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे भीतर ये क्या कुछ कैसा है। वो तो हम देखते हाँ, हैं। और उससे उससे बड़ी बात यह है ना कि परिवारों को देखो, ये परिवार क्या खुश हैं, रियल में खुश हैं, और ये रियल में जीवन मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं क्या, ये जीवन मुक्ति को समझ पा रहे हैं क्या, ये धर्म और आध्यात्म को समझ पा रहे हैं। ये शादी करने के बाद में उन्होंने पारिवारिक जीवन जिया और ये किया, तो ये कहाँ तक पहुँचे, और साधना में है तो साधना में कितनी ग्रोथ कर पाए। साधना में ग्रोथ तो हुई, लेकिन कितने % ग्रोथ कर पाए, क्या ये एनलाइटेंड हो पाए? बट वो तो तब पता चलेगा ना जब आपने कोई आइडियल देखा हो। हाँ, जब आपने कोई आइडियल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मदर को देखूं, हाँ, वो गृहस्थ में काफ़ी अच्छी साधना कर रहे हैं, हाँ, और जो चीज़ें मैं समझती हूँ लगभग वो भी समझते हैं, और वो बहुत अपना अच्छे से रोल निभाते हैं और बहुत सहज भी रहते हैं। मतलब ऑल्दो जनरेशन गैप है, और ऑब्वियसली हमारी जनरेशन कुछ चीज़ें बेटर समझती हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि ऐसा देखो कि वो कितने % ग्रो कर पा रहे हैं, तो एक आइडियल, क्या वो एक गुरु को देखना चाहिए, मतलब एक रखना चाहिए उस पे कि वो इतना % नहीं, एक्चुअली क्या है कि आइडियल किसको रखना है, जैसे अपनी मदर को आइडियल देख रही हो, नहीं हाँ, तो जैसा भी है, तो वह तो अपने भीतर देखना पड़ेगा ना कि हम दूसरों को आइडियल देख पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि हो जाएगा, यदि गृहस्थी में रह के हो जाएगा तो कोई बुराई है भी नहीं ना, कर लो। और वो वहाँ पे यदि कुछ लेसन्स बाकी हैं तो फिर अपने आप वो अस्तित्व धक्का देगा वहाँ पे और वो उस लाइफ में ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लेसन्स छुपे होंगे। और जो लेसन्स लेने हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे ना, सारे लेसन्स तो लेने ही पड़ेंगे, जो भी लेसन्स बाकी हैं वो लेने पड़ेंगे। एक तरीका होता है क्लिनजिंग का, कि क्लिनजिंग कर दिया तो वो लेसन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका होता है कि उस लेसन को लेंगे और तब जा करके उसकी क्लिनजिंग होगी। और लेसन लेना है तो उसमें भी राइट अवेयरनेस के साथ साथ लेसन लेना पड़ेगा। यदि अवेयरनेस नहीं है और वो कोई लेसन दिया जा रहा है तो लेसन लिया नहीं गया, फिर से जो है वो अपडेट होकर के वो संस्कार भीतर चला गया, वह पैटर्न भीतर चला गया, फिर से वह सिचुएशन को दोबारा जीना पड़ेगा, इस जन्म या अगले जन्म। उसको बार बार वो लेसन तब तक दिया जाएगा जब तक उस लेसन की राइट रिलीविंग नहीं होगी, जब उसको ठीक तरीके से नहीं जिया जाएगा, उससे पार नहीं हुआ जाएगा, तो लेसन तो दिया जाएगा। लेसन यदि ठीक से जब तक नहीं जिया जाएगा, समतापूर्वक फुल अवेयरनेस के साथ जब तक कोई लेसन नहीं लिया जाएगा, तब तक वो परिस्थिति डिजॉल्व नहीं होगी। वो डिजॉल्व नहीं हुआ, पैटर्न डिजॉल्व नहीं हुआ, संस्कार डिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो अपडेट होकर के वह वापस जो है रिस्टोर हो जाएगा, है ना, वो रिस्टोर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, फिर से वो स्टोर हो गया तो फिर से उसको रिलीविंग की जरूरत पड़ेगी। तो वही जागरूकता पूर्वक जो है सारे पुराने पैटर्न डिजॉल्व होने चाहिए और नए पैटर्न नहीं बनाने हैं। मुक्ति का मार्ग यही है, तो क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। क्लिनजिंग नहीं कर पाए तो फिर उसको जी के देखना पड़ेगा। तो क्लिनजिंग में ऐसा होता है कि वो थोड़ी साधना में क्लिनजिंग हो जाती है, और जीना है तो जीने में उसको लेसन लेने में सालों भी लग सकते हैं, है ना। एक मैरिज का लेसन है, उसको फिर वो 30 साल 40 साल 50 साल उसको उस लेसन को लेना पड़ेगा। और क्लिनजिंग में ऐसा हो सकता है कि 2 महीने में वो क्लिनजिंग हो जाएगी, तो फिर अपना खेल खत्म हो जाएगा। यदि उसमें क्लिनजिंग नहीं हो पा रही है तब तो लेसन हो जाके लेना ही पड़ेगा, आज नहीं कल उसको लेना ही पड़ेगा। टारगेटेड क्लिनजिंग भी हो सकती है। टारगेटेड क्लिनजिंग भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। और लेकिन क्लिनजिंग जो है वो हम टारगेटेड क्लिनजिंग के साथ में हम उस क्लिनजिंग के ज़्यादा पक्षधर हैं कि जिसमें कंप्लीट क्लिनजिंग हो, जिसमें कंप्लीट क्लिनजिंग हो। कंप्लीट क्लिनजिंग के हमने बहुत सारी मेथड्स दी हैं ना, 10 दिसंबर वाला ध्यान है, शिवोहम ध्यान है ना, और फिर क्षमा याचना और मंगल कामना वाला ध्यान है। तो उसमें भी जो है वो क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनता है, उसमें बहुत सारी क्लिनजिंग उसमें भी होती है। बहुत सारी विधियाँ हैं उसमें, क्लिनजिंग हम करवाते हैं, तो क्लिनजिंग करना चाहिए। जिब्रिश और ये जो बचपन ध्यान है, ये सब अपना क्लिनजिंग की ही विधियाँ हैं। क्लिनजिंग करते रहो, डिले करते रहो। हाँ, क्लिनजिंग करते रहो, डिले करते रहो, तो धीरे धीरे वह जो है IQ लेवल वहाँ तक पहुँच जाएगा कि अब लगेगा कि हाँ ठीक है हम बच गए। और अब तो एग्जिस्टेंस ही ऐसी सिचुएशन नहीं बना देगी कि तो भाई एग्जिस्टेंस ये सिचुएशन नहीं बना रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ये किसने बनाई सिचुएशन? एग्जिस्टेंस नहीं बनाई कि ये क्वेश्चन आया और आंसर दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। एग्जिस्टेंस कोई मैसेज नहीं कर रहा है अभी। ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है? एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन है?